आरएसएस जो है ये मूलतः एक जिहादी संगठन है जो जनेऊ जिहाद में विश्वास करता है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम कर दे, ब्राह्मणों का दबदबा कायम कर दे। आरएसएस को देखेंगे तो आरएसएस का जो चीफ होता है, जिसको सर संघ चालक कहते हैं संघ की भाषा में, आज तक जितने भी चीफ हुए हैं, जितने भी सर संघ चालक हुए, उसमें एक को छोड़ के सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए। आप जनेऊ नहीं पहनते क्योंकि आप सवर्ण हैं? मैं तो सवर्ण क्या, मैं तो एक तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ। पहली बात, मेरा ईश्वर में रत्ती भर विश्वास नहीं है ना, किसी ईश्वर को नहीं मानते? किसी ईश्वर में नहीं। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। कि जापान में कहाँ रिजर्वेशन है, कितना तरक्की कर गया, ठीक है जापान में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जापान में छुआछूत भी तो नहीं था, मनुवादी स्थिति भी तो नहीं थी कि वेदों को पढ़ने पर शूद्रों के कान में पिघला हुआ शीशा भी तो नहीं दिया जा रहा था। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण पुरुषों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, ब्राह्मण महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। पोंगा पंडित लोग सब क्या करते हैं ना, सारा जो कचरा है ना, सब में साइंस खोज रहे थे। क्या है साइंटिफिक रीजन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि जनेऊ पहनना चाहिए। कौन सा साइंटिफिक रीजन है? हिजाब इनके लिए कुरीति हो जाती है और जनेऊ में साइंटिफिक रीजन हो जाता है। हिंदू राष्ट्र की बात मोस्ट वही लोग करते हैं और आरएसएस बजरंग दल का आंदोलन भी वही लोग चलाते हैं। ये अलग बात है कि उस आंदोलन में दलित पिछड़े लोग होते हैं, हाँ, लाठी डंडा लेकर। हाँ, लाठी डंडा लेकर। तो ये हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, इनकी सोच है, तो उसमें वो क्या करना चाहते हैं मेन मुख्य रूप से? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो संघ परिवार है, जिसकी मातृ संस्था आरएसएस और बाकी तो उसका राजनीतिक विंग है बीजेपी, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सबको हम सामूहिक रूप से संघ परिवार कहें। तो ये आरएसएस जो है ये मूलतः एक जिहादी संगठन है ना, जो जनेऊ जिहाद में विश्वास करता है ना। जनेऊ जिहाद का मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म की ओट में हम ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम कर दें, ब्राह्मणों का दबदबा कायम कर दें। आम लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ नहीं हैं क्योंकि आम लोग तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि आप आरएसएस को देखेंगे तो आरएसएस का जो चीफ होता है, जिसको सर संघ चालक कहते हैं संघ की भाषा में, आज तक जितने भी चीफ हुए हैं, जितने भी सर संघ चालक हुए हैं, उसमें एक को छोड़ के सभी लोग चित्पावन ब्राह्मण हुए। चित्पावन इसमें भी कैटेगराइजेशन है। चित्पावन ब्राह्मण उनको कहते हैं। ये लोग मूलतः पुणे के होते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं। पेशवा जो था वो भी चित्पावन ब्राह्मण हुआ करता था। तो देखिए, आरएसएस के जो संस्थापक थे केशव हेडगेवार, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। उसके बाद जो आए गोलवलकर, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। उसके बाद जो आए बाला साहेब देवरस, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। केसी सुदर्शन, वो चित्पावन ब्राह्मण थे। अभी वाले जो मोहन भागवत हैं, वो चित्पावन ब्राह्मण हैं। एक बीच में बस प्रोफेसर राजेंद्र सिंह थे जो राजपूत थे, बाकी सारे चित्पावन ब्राह्मण। तो ये एक जिहादी संगठन है और ये सनातन धर्म की ओट में ये चाहता है कि जनेऊ जिहाद हो और इनका वर्चस्व हो। तो जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो समझिए कि हमें गुप्त काल की ओर ले जाना चाहते हैं। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते थे गुप्त काल, जिसको बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि वो स्वर्ण युग था। अब के इतिहासकार कहते हैं, वामपंथी इतिहासकार, कि वो स्वर्ण युग नहीं सवर्ण युग था। सवर्णों का युग। हाँ, सवर्णों का युग था। क्योंकि गुप्त काल में जो मुट्ठी भर लोग थे वो तो बहुत अपना वैभव में रहते थे, धन में के साथ, भोग विलास में। लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो बहुत मतलब उनको अछूत बना के रखा जाता था, शहर के बाहर रखा जाता था और बहुत तरह की चीज़ें थी उनके साथ। तो वही जो गुप्त काल जो तथाकथित स्वर्ण युग है भारत का, भारतीय इतिहास का तथाकथित गोल्डन पीरियड, उसी को ये लोग लौटाना चाहते हैं। तो इसलिए ये सरकार दो मोर्चों पर काम करती है, भाजपा की सरकार। एक तो मुसलमानों के खिलाफ काम करती है जो इनका खुला हुआ एजेंडा है, और दलितों के खिलाफ काम करती है जो इनका ढका हुआ एजेंडा है। दलितों और बहुजनों के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा नहीं खुल के आ सकते हैं क्योंकि संख्या बल बहुत ज़्यादा है उनका। यदि ये मुसलमानों से भी झगड़ा कर ले और फिर दलित बहुजनों से, तो फिर सवर्ण लोग तो मुट्ठी भर हैं, तब तो इनकी पूरी राजनीति का ये जैसे आपने बताया। तो ये जो सवर्ण मानसिकता वाले लोग हैं वो एससी एसटी के रिजर्वेशन पर ज़्यादा आक्रामक होते हैं, जबकि ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ओबीसी पर उस तरीके से आक्रामक होकर विरोध नहीं करते, उनका ये खिलाफत नहीं करते, लेकिन एससी एसटी वाले के साथ हीन भावना और विरोध ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों करते हैं वो? नहीं, एक तो कई वजह है। तो देखिए, जो छुआछूत का शिकार भी तो मेनली एससी लोग ही हुए, ओबीसी तो नहीं हुए। ठीक है, कास्ट हायरार्की जो है, जो ऊंच नीच की भावना, उसमें ठीक है पिछड़ी जाति के लोग रहे, लेकिन कुल मिलाकर तो दलित ही छुआछूत का शिकार हुए।
और पिछड़ी जातियों में तो कई जातियां ऐसी भी हैं जो मतलब आप जिनको कह सकते हैं दबंग जातियां या थोड़ी ज़मीन वाली, या बिहार के संदर्भ में कहें तो यादव कुर्मी जैसी जातियां, यहाँ कुशवाहा भी जो कहने के लिए ऐसी पिछड़ी जातियां हैं लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत सशक्त जातियां हैं। तो ये बात है। तो आरक्षण पर भी देखिए सवर्णों का मतलब कहीं ना कहीं पाखंड उजागर हो जाता है। मैं जब ट्रेनिंग करता था मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, जहाँ IAS IPS लोगों की शुरुआती ट्रेनिंग होती है, तो एक पत्रकार आए थे अरुण शौरी, जो देश के जाने माने पत्रकार हैं, ऐसे काफ़ी संघी विचारधारा के हैं। तो वो आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि जापान में आरक्षण नहीं है। तो एक लड़के ने उठ के कहा कि जापान में छुआछूत भी नहीं है। तो अरुण शौरी का मतलब मुंह बंद हो गया। तो वही बात है, बहुत सारे लोग बहस में कहेंगे कि देखिए जापान में कहाँ रिजर्वेशन है, कितना तरक्की कर गया। ठीक है, जापान में रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जापान में छुआछूत भी तो नहीं था। जापानी समाज में तो छुआछूत भी तो नहीं था, मनुवादी स्थिति भी तो नहीं थी कि वेदों को पढ़ने पर शूद्रों के कान में पिघला हुआ शीशा भी तो नहीं दिया जा रहा था, या और भी तो मंदिरों को नहीं बंद किया जाता था। चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि बाकी अमेरिका में टैलेंट देखा जाता है, भारत में जाति देखा जा रहा है विश्वविद्यालयों में। चित्रा त्रिपाठी और बोल रही है उनका ब्राह्मणत्व तो बोल रहा है। अच्छा। है ना, त्रिपाठी भी तो ब्राह्मण होते हैं ना, ये उनका ब्राह्मणत्व तो बोल रहा है ना। इतना खुल के वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं, छुआछूत के खिलाफ क्यों नहीं बोलती हैं। अरे चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों की बात हम क्यों करें, वो लोग गोदी मीडिया के लोग हैं, वो लोग खुद संघी मानसिकता से ग्रस्त हैं, वो लोग खुद जनेऊ जिहादी लोग हैं। सर आप जनेऊ जिहादी बार बार बोल रहे हैं, सर आप जनेऊ नहीं पहनते चूंकि आप सवर्ण हैं? नहीं, मैं तो देखिए मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बात कीजिएगा तो मैं तो सवर्ण क्या, मैं तो एक तो घोर नास्तिक व्यक्ति हूँ। पहली बात, मेरा ईश्वर में रत्ती भर विश्वास नहीं है ना, किसी ईश्वर को नहीं मानते? किसी ईश्वर में नहीं। मैं एक ही पूजा करता हूँ, वो है पेट पूजा। इसके अलावा मैं कोई दूसरी पूजा नहीं करता। तो जनेऊ पहनने का तो मेरा खैर विश्वास ही नहीं। ऐसे भी यदि आप परंपराओं के अनुसार लेंगे तो कैसे लोग कम ही जनेऊ पहनते हैं, नहीं पहनते जनेऊ? नहीं के बराबर मैंने नहीं देखा है। तो सर जनेऊ का क्या महत्व होता है? अब देखिए ये सब तो परंपरा की बात है, कोई अच्छी परंपरा तो नहीं है नहीं। कुछ लोगों को द्विज कहा जाता था हिंदू समाज में। द्विज का मतलब इंग्लिश में आप कहें ट्वाइस बॉर्न, जिसका 2 बार जन्म होता है। 2 बार जन्म होता है। अब मैंने ब्राह्मणों का तो माने उदाहरण लीजिए, तो ब्राह्मण को जैसे द्विज कहा गया है, ये मैं कुछ समाजशास्त्र भी पढ़ा रहा हूँ दर्शकों को। ट्वाइस बॉर्न, तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब है कि एक बार तो वो जन्म लेता है माँ के गर्भ से, और दूसरी बार जन्म लेता है जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, बोलचाल में जिसको जनेऊ कहते हैं, तो वो द्विज है। तो द्विज को जनेऊ पहनने का अधिकार परंपरागत हिंदू, उसमें भी देखिए कितना ये मतलब ये सब भेदभाव वाला ये सोसाइटी है। ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण पुरुषों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, ब्राह्मण महिलाओं को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। उसमें तालिबानी सोच है ना। भले आप तालिबान के खिलाफ कितना भी बोलते हो कि वो औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देता, लेकिन जनेऊ के पीछे भी वही तालिबानी सोच ही है। ब्राह्मण पुरुषों को जनेऊ पहनने का अधिकार है, ब्राह्मण महिलाओं को नहीं। आर्य समाज ने थोड़ा बहुत शुरू किया था महिलाओं को जनेऊ पहनाना, लेकिन ऐसे नहीं पहनती हैं। तो ये सब बातें हैं, कई तरीके के साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि बहुत वैज्ञानिक कारण है। बकवास है ये सब। देखिए बकवास है ये सब। पोंगा पंडित लोग सब क्या करते हैं ना, सारा जो कचरा है ना सब में साइंस खोज रहे थे। क्या है साइंटिफिक रीजन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है कि जनेऊ पहनना चाहिए, कौन सा साइंटिफिक रीजन है? ये सब देखिए बकवास है। लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये लोग हर चीज़ में एक वैज्ञानिक बात खोज लेते हैं। हिजाब इनके लिए कुरीति हो जाती है और जनेऊ में साइंटिफिक रीजन हो जाता है। ये सब क्या है? घूंघट। हाँ, हिजाब कुरीति या घूंघट संस्कृति, इनके मतलब क्या मैं कहूँ, इनके मतलब पाखंड की कोई सीमा नहीं है ना। ज़्यादातर जो सवर्ण भारत में होते हैं वो सांप्रदायिक भी होते हैं और जातिवादी भी होते हैं। सांप्रदायिक का मतलब कि उनको मुसलमानों से भी काफ़ी मतलब एलर्जी रहती है, नफरत रहती है, और जातिवादी मतलब वो उनको दलित बहुजनों से भी काफ़ी मतलब एलर्जी रहती है। और अगर उन ज़्यादातर सवर्णों का भारत में सपना रहता है कि मुसलमानों का मताधिकार छीन जाए और दलितों का आरक्षण छीन जाए। और ये सवर्ण जो मोदी के इतने बड़े चमचे बने फिर रहे हैं अभी भी, उसकी एक यही वजह थी कि इनको नरेंद्र मोदी में लगा कि ये व्यक्ति हो सकता है ऐसे सपनों का भारत बना दे जहां मुसलमानों का मताधिकार छीन लिया जाए और दलितों का आरक्षण छीन लिया जाए। तो जातीय दंभ तो है ही। देखिए सवर्णों के साथ दिक्कत क्या हो गई कि सैकड़ों साल तक हमारे समाज में जो जाति प्रथा रही ना, इतना ज़्यादा ऊंच नीच छुआछूत कि ज़्यादातर जो सवर्ण हैं, पढ़े लिखों की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा तो ज़्यादा उठना बैठना पढ़े लिखे सवर्णों के साथ ही होता है, उनमें भी एक ये आ गया है जिसको आप कह सकते हैं जातीय अहंकार आ गया है।
है ना। ये कहावत है कि रस्सी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती है, उसका बल नहीं ख़त्म होता है। तो सवर्णों की स्थिति भी यही है कि काफ़ी हद तक उनकी ताकत अब पहले की तुलना में घट चुकी है। इतना जो सुधारवादी आंदोलन हुआ, संविधान आया, अम्बेडकर आया, आरक्षण आया, लेकिन एक आम सवर्ण में आप देखेंगे कि एक आज भी एक आप जातीय अहंकार पाएंगे। एक मिडिल फेल राजपूत भी रहेगा जो मिडिल फेल है, किसी काम का नहीं है, वो भी ऐसे मूंछ पड़ता हुआ देगा, लगेगा कि चित्तौड़गढ़ का महाराणा हुआ, है ना। या एक मान लीजिए चौथी फेल ब्राह्मण भी है जो किसी काम का नहीं, एकदम नकारा आदमी है, वो भी अपने जनेऊ पर ऐसे मुग्ध रहेगा, लगेगा कि कालिदास के बाद सबसे बड़ा संस्कृत का पंडित यही हो। तो ये जातीय दंभ है, जातीय अहंकार है, जिसका कोई मतलब आधार नहीं है। आप सिर्फ अपनी जाति के आधार पर आप अकड़ रहे हैं। तो कई बार उन पर दया भी आती है कि भाई क्या हो गया है, मतलब लगता है कि इनकी बुद्धि को क्या हो गया है। लेकिन ये समाज की सच्चाई है। और ऐसे लोग मैं तो देखता हूँ कि जो भेदभाव करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, वो भी जो ज़्यादा समझदार और अच्छे मतलब प्रगतिशील विचारों के सवर्ण है वो नहीं करते, वैसे सवर्ण करते हैं जो खुद हीन भावना के शिकार हैं।